दोस्तों मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना बद्रीनाथ धाम का एक्सपीरियंस। साल 2019 में सावन के महीने में शिवरात्रि से 5 दिन पहले हम लोग बद्रीनाथ धाम गए थे। इस बार हम लोग 4 फ्रेंड्स थे और इस बार हमने चूज़ किया था बाइक को। बाइक से हम बद्रीनाथ धाम गए थे। आपको मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सी बाइक लेकर गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी बाइक है। तो ये है मेरी बाइक। बताइए कौन सी ये बाइक है। इस बाइक को लेकर ही मैं बद्रीनाथ धाम पर गया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। कैसे रहे हमारे 4 से 5 दिन आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब भी नया टूर प्लान करेंगे तो उसकी लाइव अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाया करेगी। हम कहाँ मौजूद हैं, सारी लाइव स्टोरी आपको इंस्टाग्राम पर दी जाएगी। तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी आप चाहें तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो पूरा जरूर देखेगा। बद्रीनाथ धाम की पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, रेट लिस्ट सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये बात साल 2019 की है। सावन का महीना था। शिवरात्रि 30 जुलाई की उस साल थी और हम 25 जुलाई को रात में 4 दोस्त निकलने वाले थे। 2 बाइक थी और 4 दोस्त थे। 25 तारीख को बेहद तेज बारिश हुई थी और जो शाम तक चलती रही, लेकिन मन में निश्चित था कि हमें निकलना ही है। रात को 9 बजे हम लोग मेरठ से निकल चुके थे। सावन के महीने में शिवरात्रि से 4-5 दिन पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि बेहद ज्यादा तादाद में कावड़िए रोड पर मौजूद होते हैं। जगह जगह कावड़ियों के शिविर लगे होते हैं। पैदल कावड़ियाँ चलते रहते हैं, डाक कावड़ चलती रहती हैं और बाइक पर जाने वाले कावड़िए भी चलते रहते हैं। बेहद शानदार वो नज़ारा होता है। आप में से कितने लोग बाइक से 4 धाम यात्रा पर जा चुके हैं? सावन के महीने में शिवरात्रि के समय पर कितने लोग बाइक से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर किसी चारों धाम में से एक भी धाम पर गए हैं? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। मोदीपुरम टोल टैक्स के पास बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था, जहाँ सैकड़ों की तादाद में कावड़िए आराम कर रहे थे। बहुत शानदार वो नज़ारा था। धीरे धीरे हम 50 की स्पीड पर बाइक चलाते रहे। रुड़की पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन ने रास्ता बंद किया हुआ था। कावड़ियों के लिए और बाइक से जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रास्ता अलग से दिया हुआ था, जो लक्सर होते हुए हरिद्वार जाना था। लेकिन हम चाहते थे कि हम रुड़की होते हुए हरिद्वार जाएं, लेकिन रास्ता पूरी तरह से बंद था। सैकड़ों की तादाद में बाइक चल रही थी। रास्ते में बेहद भीड़ थी, बट मन में फिर भी एक शंका थी कि काश हम रुड़की वाले रास्ते से ही हरिद्वार पहुंचते। तो वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से हमने रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें गांव का रास्ता बताया। हम उस रास्ते की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद सुनसान था। गांव में एक भी आदमी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 12 से 12:30 बज चुके थे। वीरान जंगलों से होकर वो रास्ता निकल रहा था। गूगल मैप हमने ऑन किया तो नेटवर्क भी वहाँ पर नहीं आ रहे थे। काफी दिक्कतों के साथ हम उस रास्ते पर चल रहे थे। डर भी लग रहा था, लेकिन मन में था कि हमें हरिद्वार हाईवे पकड़ना है और रुड़की होते हुए ही हरिद्वार पहुंचना है। आगे जाके वो रास्ता कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। रोड पूरी तरह से बंद हो गई थी। वहां से एक कच्चा रास्ता खेतों की ओर निकल रहा था। रात के करीब 1 बज चुका था और हम उस खेतों में कच्चे रास्ते पर ही बाइक ले दौड़े। बाइक की स्पीड मात्र 30 से 35 रही होगी। हम दोनों बाइकर्स ने ठाना कि हम साथ में ही चलेंगे, अब एक दूसरे से दूरी नहीं रखेंगे। वहाँ आसपास दूर दूर तक भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस सुनसान रास्ते पर हम खेतों के रास्ते निकलते गए। मन में एक डर भी बना हुआ था, लेकिन आगे चलकर एक ओवरब्रिज हमें दिखाई दिया, पर हमारा वो रास्ता ओवरब्रिज के नीचे चला गया। अब हमें ये परेशानी आ उठी कि हम अपनी बाइक इस ब्रिज पर यानी ऊपर चल रहे हाईवे पर कैसे पहुंचाएंगे। हम ब्रिज के नीचे से निकलते हुए गए, लेकिन वहाँ बेहद पानी भरा हुआ था, कीचड़ थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस दिन बहुत बारिश हुई थी। हम उस कच्चे रास्ते से ही जैसे तैसे अपनी बाइक को धक्का लगाकर ब्रिज पर चढ़ा चुके। बेहद शानदार एक्सपीरियंस था, बेहद डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन हम हाईवे पर पहुंच चुके थे। वहां से हरिद्वार की दूरी अब ज्यादा नहीं रही थी और हम धीरे धीरे हरिद्वार पहुंच चुके थे। हरिद्वार पहुंचने से थोड़ा पहले हम एक ढाबे पर रुके।
उस ढाबे पर हमने चाय वगैरह पी। काफी ज्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। हाईवे सावन के महीने में शिवरात्रि के समय पर पूरी रात चलता है। वहाँ पर बने सभी ढाबे 24 घंटे खुले रहते हैं। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी ढाबे भी चालू कर दिए जाते हैं क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बेहद ज्यादा होती है। हर साल करोड़ों की तादाद में हरिद्वार कांवड़िया आते हैं। हमने ठाना कि हरिद्वार हमें स्टे नहीं करना है। रात के करीब 2 बज चुके थे। हम ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। ऋषिकेश हम 3 बजे के आसपास पहुंच चुके थे। तब हमने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। वहाँ पर एक दुकान के पास लाइट जली हुई थी क्योंकि रात में 3 बजे हमें किसी होटल या धर्मशाला में रूम मिलना पॉसिबल नहीं था और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के टाइम पर रूम या धर्मशाला में जगह मिलना इम्पॉसिबल है, वो भी रात के 3 बजे। तो हम एक शॉप के पास जहाँ स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी वहाँ पर चादर बिछाकर अपनी बाइकों को साइड में लगाकर थोड़ी देर आराम करने लगे। नींद तो नहीं आई लेकिन 2 घंटे आराम करने के बाद हमें काफी अच्छा महसूस हुआ और मॉर्निंग में सुबह 5 बजे हम ऋषिकेश से रवाना हो गए। थोड़ा आगे चलने के बाद एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां फ्रेश हुए, अपनी बाइक्स में पेट्रोल फिल कराया, टैंक फुल कराया, थोड़ा रिलैक्स किया। हमने अपनी यात्रा ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए शुरू कर दी थी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे की ओर चलते हुए बेहद शानदार नज़ारे हमें दिखाई दिए। शिवपुरी, व्यास जैसे छोटे छोटे कस्बे रास्ते में पड़े। बेहद शानदार नज़ारे थे, वीडियो में आप देख सकते हैं। बाइक चलाने का एक्सपीरियंस देवप्रयाग तक बहुत शानदार रहता है क्योंकि वहां तक रोड बहुत चौड़े बनाए गए हैं और आने वाले समय में पूरे 4 धाम तक बहुत अच्छा हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। 2019 में देवप्रयाग तक बहुत अच्छा हाईवे बन चुका था। देवप्रयाग पहुंचने के बाद हमने पहला स्टे लिया। देवप्रयाग में एक बहुत शानदार पुल हमें देखने के लिए मिला जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ था। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और गंगोत्री धाम से आने वाली भागीरथी नदी का संगम है। उस संगम में हमने स्नान भी किया लेकिन स्नान करने से पहले हम गंगा जी पर बने उस पुल को देखने पहुंच गए। पुल बेहद शानदार था। छोटा सा बना पुल हमारे चलने पर काफी तेजी से हिल रहा था। काफी सारे टूरिस्ट, काफी सारे बाइकर्स उस पुल पर आए। कुछ समय हमने वहां पर बिताया। वो एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। वहां से पहाड़ों का व्यू, हिमालय पर्वत का शानदार व्यू देखने के लिए मिल रहा था। पुल के नीचे से गंगा नदी बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही थी। उसके बाद हमने देवप्रयाग में संगम पर जाकर स्नान किया। पानी की बात करें तो बहुत ज्यादा ठंडा था। उस ठंडे जल में नहाने के बाद थकान मानो पूरी तरह से उतर गई थी। हम रात को सोए नहीं थे लेकिन थकान हमारी बिल्कुल उतर चुकी थी। देवप्रयाग में स्नान करने के बाद हम वापस ऊपर की ओर आए। रोड पर पहुंचने के बाद हमने एक ढाबे में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने पराठे और चाय ली। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम शाम तक बद्रीनाथ जरूर पहुंच जाएंगे। देवप्रयाग से हमने आगे चलना शुरू कर दिया। रोड बहुत शानदार था, व्यूज बहुत शानदार थे। आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम बाइक चला रहे थे। बद्रीनाथ की ओर चलते हुए बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत औसम रहता है। और सावन के महीने में शिवरात्रि के समय पर तो सबसे ज्यादा बाइकर्स ही चारों धाम यात्रा पर निकलते हैं। हजारों की तादाद में रोड पर बाइक्स ही नजर आती हैं। धीरे धीरे चलते हुए हम श्रीनगर तक पहुंच चुके थे लेकिन श्रीनगर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं हमें थकान महसूस होने लगी थी क्योंकि हम रात में सोए नहीं थे। वहां पर बने एक छोटे से एक हाल्ट पे हमने थोड़ा आराम किया। 1 से 1.5 घंटे हमने वहां पर नींद भी ले ली थी। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश फील करने लगे और हमने रुद्रप्रयाग की ओर निकलना शुरू किया। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जाते हुए भी हमें बहुत शानदार नज़ारे देखने के लिए मिले। बाइक चलाने का हमारा एक्सपीरियंस बहुत औसम रहा। श्रीनगर से जब रुद्रप्रयाग की ओर हम जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया हमें। वो ट्रैफिक जाम नहीं, एक्चुअली एक ट्रक खाई में गिर गया था। क्रेन की मदद से उसको निकाला जा रहा था जिसकी वजह से दोनों साइड से रोड को रोक दिया गया था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था। मोस्टली बाइकर्स वहाँ पर थे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सारे बाइकर्स थे। करीब 1 से 1.5 घंटा हमें वहाँ पर वेट करना पड़ा। क्रेन ने ट्रक को खाई से बाहर निकाला, उसके बाद रास्ता खोला गया। उसके बाद ही हम आगे निकल पाए। 1.5 से 2 घंटा हमारा वहाँ खराब हो चुका था। रुद्रप्रयाग पहुँचने में ही हम काफी लेट हो चुके थे। रुद्रप्रयाग से निकलने के बाद हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जो दूसरी बाइक थी वो बजाज एवेंजर थी। उनकी बाइक में अचानक कुछ प्रॉब्लम होने लगी। बाइक चलाते हुए उन्हें चैन सेट से काफी आवाज आ रही थी। बाइक पिकअप नहीं ले रही थी और बहुत तेजी से उसमें आवाजें आने लगी। रास्ते में पड़े मैकेनिक को हमने बाइक दिखाई लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि फॉल्ट कहाँ है। वो चैन को टाइट करने के बाद
बाइक को हमें सौंप देते थे। 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद बाइक में फिर वही प्रॉब्लम आने लगी। इस वजह से हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया और रुद्रप्रयाग से निकलने के बाद मौसम भी बहुत तेजी से खराब हो चुका था। बारिश झमाझम बहुत तेजी से होने लगी थी, लेकिन हम अपने साथ रेनकोट हमेशा रखते हैं। हमने रेनकोट पहने और बाइक चलानी शुरू करी। बारिश में हम लगातार बाइक चलाते रहे, लेकिन पार्टनर की बाइक में कुछ दिक्कत होने के कारण हम स्पीड नहीं बना पा रहे थे। हम धीरे धीरे रुद्रप्रयाग से आगे निकल चुके थे। मौसम भी खराब था, बाइक में थोड़ी दिक्कत थी, तो बहुत स्लो हम आगे चल पा रहे थे। शाम के 5 बज चुके थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमने ठाना कि कैसे भी जोशीमठ तक तो पहुंच ही जाएं। अगर बद्रीनाथ भी हम नहीं पहुंच पाते हैं तो जोशीमठ तो हम एटलीस्ट पहुंच ही सकते हैं। लेकिन एक पड़ाव पर आने के बाद जब बारिश नहीं रुक रही थी तो हमने एक ढाबे पर रुकने का निश्चय किया। ढाबे पर रुकने के बाद हमने चाय वगैरह ली, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। बारिश तब भी नहीं रुक रही थी। बाइक को हमने चेक किया तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद जब बारिश नहीं रुकी तो फिर 45 मिनट बाद हम आगे की ओर निकल पड़े। फिर हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट चमोली तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रास्ता बारिश के कारण बेहद खराब हो चुका था। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही थी। लैंडस्लाइड के कारण भी स्पीड हमारी काफ़ी स्लो हो गई थी। बारिश के कारण भी काफ़ी हम स्लो चल रहे थे और बाइक में तो कमी चल ही रही थी। धीरे धीरे करके हम नंदप्रयाग तक पहुंच चुके थे। नंदप्रयाग पहुंचने तक दिन छिप चुका था, अंधेरा हो चुका था। वहां पे हमने ठाना कि इस बार हम किसी अच्छे मैकेनिक को बाइक जरूर दिखाएंगे। नंदप्रयाग में एक मैकेनिक की शॉप हमें दिखाई दी जो उस वक्त अपनी दुकान को बंद करने ही जा रहा था। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और अपनी बाइक को देखने के लिए कहा। उन्होंने बाइक चेक करने के बाद हमें बताया कि बाइक के चेन सेट में कमी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्विक डिसीजन लिया कि ठीक है, इसको जल्द से जल्द चेंज कर दीजिए और हमने तुरंत ही ये डिसीजन ले लिया कि हम नंदप्रयाग से आगे रात में नहीं जाएंगे। 2 लोग बाइक के पास मैकेनिक के साथ रहे और 2 लोग रूम सर्च करने पहुंच गए। आधे घंटे में बाइक रेडी कर दी गई और हम रूम भी ले चुके थे। नंदप्रयाग में हमें जो रूम मिला उसका किराया था 1 रात का 600 रुपये और चारों फ्रेंड हम उस रूम में स्टे कर सकते थे। नंदप्रयाग तक का एक्सपीरियंस हमारा ठीक ठाक था। अगर बाइक में दिक्कत ना होती तो शायद हम जोशीमठ तक पहुंच सकते थे, लेकिन उस दिन हमने डे 1 में नंदप्रयाग ही स्टे किया। नंदप्रयाग में जो रूम हमें मिला उसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड था। चारों लोगों ने उस रूम में एडजस्ट कर लिया था। उस होटल के पास में ही एक खाने के लिए ढाबा था जहां हमने रात में डिनर किया। खाना ठीक ठाक मिल गया था और उस रात पूरी रात झमाझम बारिश होती रही। हम रात में 12 बजे तक यही सोचते रहे कि हमें नेक्स्ट डे का प्लान क्या बनाना है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास हम लोग उठे। मौसम उस वक्त भी घने बादलों से घिरा हुआ था, बारिश रुकी हुई थी। ये हमारे लिए अच्छा संकेत था। हमने फ्रेश हुए, नहाना हमने किया। उसके बाद हम बाहर ब्रेकफास्ट के लिए आए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मार्केट में इधर उधर घूमने लगे और हमने डिसाइड किया कि तुरंत अभी हमें 8 बजे तक यहाँ से चेकआउट कर लेना है। नंदप्रयाग से 8 बजे हमने चेकआउट कर लिया था। उस वक्त बारिश नहीं थी। नंदप्रयाग से आगे चलते वक्त रास्ते में व्यूज बहुत शानदार नजर आ रहे थे। अलकनंदा नदी पूरे उफान पर थी। आसपास के सारे व्यू बहुत ही शानदार थे। रास्ता थोड़ा खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन बाइक चलाने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो गया था। मेरी बाइक बढ़िया चल रही थी। जो साथ में हमारी बाइक थी एवेंजर, वो भी फिट हो चुकी थी। चैन सेट में प्रॉब्लम थी, वो हमने चेंज करा दिया था। एक्सपीरियंस आगे का बहुत शानदार रहा। अब हमने बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे। फाइनली हम गोविंद घाट पहुंच गए। गोविंद घाट पर पहुंचने के बाद हमने पहला हाल्ट लिया। गोविंद घाट से बेसिकली 2 रास्ते अलग अलग जाते हैं। अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो 25 किलोमीटर बद्रीनाथ गोविंद घाट से रह जाता है। अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाना चाहते हैं या वैली ऑफ फ्लावर की ओर जाना चाहते हैं तो वहां से वो रास्ता कट जाता है। 2019 में जिस समय में हम लोग गए थे उस समय हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। वो लोग भी बाइक से ही जा रहे थे, लेकिन हमें बद्रीनाथ धाम जाना था तो हम गोविंद घाट से बद्रीनाथ धाम की ओर निकल पड़े। जोशीमठ में हमें लास्ट पेट्रोल पंप मिला था। उसके बाद बद्रीनाथ धाम तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, इसलिए जोशीमठ से ही हमने अपना पेट्रोल टैंक फिल करा लिया था। गोविंद घाट से बद्रीनाथ के बीच का रास्ता बेहद खतरनाक और रिस्की है। उसमें से 500 मीटर का पैच एक ऐसा पड़ता है जो पूरी तरह से ऑफ रोड है, लैंडस्लाइड जोन है। बेहद खतरनाक रास्ते से निकलने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उस दौरान भी झमाझम बारिश हो गई। गोविंद घाट से बद्रीनाथ धाम के बीच में हमें बेहद कड़ी बारिश का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार हम नहीं रुके क्योंकि ऑलरेडी हम 1 दिन लेट पहुंच रहे थे।
बद्रीनाथ धाम पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर के 12 या 1 के आसपास बज चुके थे, लेकिन बद्रीनाथ धाम में पहुंचने की जो खुशी थी वो बहुत शानदार थी। बद्रीनाथ धाम से पहुंचने से पहले जो हमें नज़ारे देखने के लिए मिले वो भी बहुत शानदार थे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि पहले हमें एक रूम बुक करना है। अगर मैं बात करूं मई और जून के महीने की तो बद्रीनाथ धाम में रूम बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन हम गए थे सावन के महीने में, जुलाई के लास्ट वीक में, तो हमें मात्र 500 रुपये में बद्रीनाथ में एक शानदार रूम मिल गया था जिसमें 2 डबल बेड अवेलेबल थे। वहां से सीधे बद्रीनाथ धाम का नज़ारा हमें देखने के लिए मिल रहा था। रूम में हमने अपना सारा सामान रखा, बाइक को होटल की ही पार्किंग में लगा दिया जो पूरी तरह से फ्री थी। सामने ही मेन मार्केट था, बहुत शानदार लोकेशन थी होटल की, बहुत सस्ते रेट में हमें उस दिन बद्रीनाथ में रूम मिल गया था। लेकिन हम थक के चूर हो चुके थे। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद हमने फ्रेश हुए, नहाए और थोड़ी देर आराम किया। शाम के वक्त हम बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए निकले। बद्रीनाथ धाम का नज़ारा बेहद शानदार था, मार्केट बेहद शानदार था, बहुत अच्छा व्यू हमें देखने के लिए मिल रहा था। अलकनंदा नदी पूरे उफान पर थी, नज़ारा बहुत शानदार था। शाम के करीब हमने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। उससे पहले हम वहाँ के आसपास के मार्केट में घूमे। वहाँ पर सभी तरह की पूजा सामग्री आसानी से मिल जाती है। रहने के लिए अच्छे होटल और धर्मशाला अवेलेबल हैं। खाने के लिए भी बहुत अच्छे ढाबे से लेकर अच्छे रेस्टोरेंट तक भी अवेलेबल है। बाइक और कार के लिए एक सेपरेट पार्किंग भी बनाई गई है जो पेड है, लेकिन हमने होटल की ही पार्किंग में अपनी बाइक पार्किंग में लगाई थी। टेम्परेचर काफी लो था, ठंड शाम के वक्त बहुत ज्यादा होने लगी थी और फाइनली 9 बजे के बाद पूरे बद्रीनाथ धाम को घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद, मार्केट में घूमने के बाद हम अपने रूम पर आकर सो गए। इस तरह से हमारे डे 2 का एंडिंग हुई। नेक्स्ट डे 3 में हमने ठाना कि आज हम बद्रीनाथ धाम में फिर से दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ धाम में स्थित गर्म कुंड में भी स्नान करेंगे। सबसे पहले हम रूम से निकलने के बाद बद्रीनाथ धाम में स्थित गर्म कुंड में ही पहुंच गए। गर्म कुंड का पानी बेहद गर्म था और उसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर से इक्वल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपने पैरों को पानी में डालना होगा, कुछ देर इंतजार करना होगा, फिर धीरे 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 आपको पानी में उतरना होगा। वैसा ही हम लोगों ने किया और 1 घंटा हमने उस सब प्रोसेस में लगाया और चारों लोगों ने गर्म कुंड में स्नान करने के बाद बाहर आने के बाद हमने प्रसाद खरीदा और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके थे। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ धाम का है। लाइन में लगने के बाद हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने लगे। ये नज़ारा बद्रीनाथ धाम मंदिर के अंदर का है। बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। जयकारे बाबा बद्रीनाथ के लग रहे थे, बेहद ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मई जून की अपेक्षा भीड़ बहुत कम थी। ज़्यादातर सभी लोग यंगस्टर्स थे। बेसिकली सबसे ज़्यादा उस दिन बद्रीनाथ धाम में बाइक ही खड़ी थी। हरियाणा यूपी की बाइक सबसे ज़्यादा थी। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हुआ। हमें दर्शन बेहद ही शानदार हुए। अगर आप मई और जून के महीने में बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आपको बहुत बड़ी लाइन में लगना होगा और 2 से ढाई घंटे में आपका नंबर दर्शन के लिए आएगा। लेकिन सावन के महीने में जाने के बाद हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और बहुत ही अच्छे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हो गए। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हमने ठाना कि अब हम विष्णु जी की चरण पादुका के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ धाम से ठीक बराबर से ही ऊपर की ओर एक रास्ता जाता है। 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार था। ट्रैकिंग शुरू करते वक्त हमने एक छोटे से ढाबे में ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, चाय और पकौड़ी का। उसके बाद हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की। बहुत कम लोग चरण पादुका देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे मन में था हम कि विष्णु जी की चरण पादुका के भी दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन 90% लोग वहाँ नहीं जाते हैं। एक न्यू प्लेस था हमारे लिए, वो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी था। वहाँ से बद्रीनाथ धाम का नज़ारा बेहद शानदार था। हरे हरे पहाड़ देखने के लिए मिल रहे थे। दूर अलकनंदा नदी का ग्लेशियर हमें दिखाई दे रहा था जहाँ से पानी निकल कर आ रहा था। कुछ बड़े बड़े झरने भी हमें देखने के लिए मिले। बेहद शानदार एक्सपीरियंस रहा विष्णु जी की चरण पादुका तक पहुँचने का। इस छोटी सी ट्रैकिंग में बहुत सुंदर नज़ारे हमें देखने के लिए मिले हिमालय पर्वत के, बद्रीनाथ धाम के। हमने करीब 2 घंटे के आसपास विष्णु जी की चरण पादुका के आसपास बिताया। दर्शन करने के बाद हम वहीं पर शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाने लगे। वो रास्ता ऊपर की ओर अगर जाएं तो नीलकंठ तक जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि कुछ श्रद्धालु नीलकंठ यात्रा पर भी यहाँ से जाते हैं और ये रास्ता केदारनाथ ग्लेशियर तक भी जाता है। लेकिन हम विष्णु जी की चरण पादुका तक ही आए थे, तो 2 घंटा हमने वहाँ पर बिताया, शानदार नज़ारों का लुत्फ लिया और 2 घंटे बाद हम वापस बद्रीनाथ धाम की ओर आ चुके थे। बद्रीनाथ धाम का मार्केट बेहद शानदार है। सभी जरूरत की चीजें वहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं।
उसी दिन हमें माना की यात्रा पर भी जाना था। शाम को 3 या 4 बजे के आसपास हम अपनी बाइक लेकर माना की ओर चल पड़े। 4 से 5 किलोमीटर का वो रास्ता था। उत्तराखंड के बेहद ही सुंदर रास्तों में से एक वो रोड था जो बद्रीनाथ से माना की ओर जाता है। दोनों तरफ बेहद शानदार नज़ारे थे। हमारा उस वक्त बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, पूरी तरह से फ्रेश थे हम। 5 किलोमीटर की इस यात्रा का एक्सपीरियंस बेहद गजब का था और हम फाइनली माना पहुंच गए। वहाँ पहले हमें बाइक पार्किंग में लगानी पड़ी, जिसका पार्किंग शुल्क भी हमें देना पड़ा। एक बाइक का 10 रुपये लिया गया। बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद हम पैदल माना गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। माना गांव भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। वहाँ से हिमालय पर्वत के नज़ारे बेहद शानदार थे। वहाँ पर व्यास गुफा है, वहाँ पर गणेश गुफा है। व्यास गुफा के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर ही महाभारत ग्रंथ की रचना की गई थी। यहाँ पर ही महर्षि व्यास ने महाभारत को लिखा था। गणेश गुफा में भी हम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद वही रास्ता आगे जाकर भीमशिला तक कनेक्ट हो जाता है। उस भीमशिला के बारे में मान्यता है कि जब पांडव यहाँ पर आए थे तो एक रास्ता सरस्वती नदी के बीच में बनाने के लिए भीम ने एक पर्वत की बड़ी सी शिला को उठाकर सरस्वती नदी पर रख दिया था, जिससे सरस्वती नदी के ऊपर एक पुल बन गया था। उसी को भीमशिला नाम दिया गया और उसे भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। वो जगह सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। वहीं से सरस्वती नदी निकलती है जो आगे जाकर विलुप्त हो जाती है और अलकनंदा नदी में ही विलीन हो जाती है। वहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भी हमें देखने के लिए मिली। हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान पर हमने चाय और मैगी का लुत्फ उठाया। नज़ारा बेहद शानदार था। बहुत से श्रद्धालु उस वक्त वहाँ मौजूद थे। शाम के करीब 4:30 या 5 बज रहे थे। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। टेम्परेचर भी काफ़ी कम था, ठंड लग रही थी और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल को देखकर मन प्रसन्न हो गया। बहुत से श्रद्धालु उस वक्त वहाँ मौजूद थे। हमने 1 से 1.5 घंटा हिंदुस्तान की अंतिम दुकान के आसपास ही बिताया, नज़ारों का लुत्फ लिया और वापस नीचे की ओर आ गए। माना गांव भी अपने आप में बेहद शानदार गांव है। वहाँ के स्थानीय लोग ही वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाकर रखते हैं, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट के लिए मैगी, चाय, ऐसे बहुत से छोटे मोटे स्नैक्स भी खाने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। स्टे करने के लिए माना में ज़्यादा कुछ नहीं है। माना बेसिकली टूरिस्ट आते हैं, एक्सप्लोर कर वापस ही चले जाते हैं। रुकने का वहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं है। हम लोग भी वापस माना से बद्रीनाथ धाम में शाम के 6 बजे तक वापस आ चुके थे। उस रात भी हमें बद्रीनाथ धाम में ही रुकना था। रात में हम एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम के मार्केट में घूमने निकल पड़े थे। हमने रात में डिनर किया। डिनर का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत शानदार था। जिस होटल में हमने खाना खाया वहाँ का खाना बेहद स्वादिष्ट था और रात में हमने बद्रीनाथ धाम में ही इस बार भी स्टे किया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत थी। इस बार हम गर्म कुंड में नहीं गए। पानी की एक कैन वहाँ पर 20 रुपए की दी गई, जो रूम में ही सर्विस अवेलेबल हो गई थी। नहाने के बाद हमें उसी दिन चेकआउट करना था और सुबह 9 बजे के आसपास हम बद्रीनाथ धाम से चेकआउट कर चुके थे। हमने कोशिश की कि जितना ज़्यादा हम दूरी तय कर सकते हैं एक दिन में इस बार हमें करनी होगी। कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट हरिद्वार तक शाम तक पहुंच जाएं। वापस आते वक्त मौसम ठीक था, मौसम खराब नहीं था और जब बाइक नीचे की ओर उतर रही थी तो बाइक भी बेहद शानदार चल रही थी। कई जगह तो ऐसी आई जहां हमें बाइक को स्टार्ट नहीं करना पड़ा, न्यूट्रल ही हम बाइक को नीचे लाते गए। बेहद शानदार नज़ारे हम वापस आते वक्त भी देख रहे थे, लेकिन अचानक मौसम फिर से खराब हुआ, फिर से बारिश होने लगी और हमारी बाइक की स्पीड फिर से स्लो हो गई थी। इस पूरी जर्नी में हमें जो हिमालय पर्वत के जो बद्रीनाथ धाम के आसपास के नज़ारे थे वो बहुत शानदार देखने के लिए मिले। उन नज़ारों को देखने के लिए ही हम बाइक से गए थे और बाइक का एक्सपीरियंस सावन के महीने में सबसे ज़्यादा औसम रहता है। चमोली के आसपास आने के बाद हमने वहाँ पर लंच किया और उसके बाद फिर आगे की ओर हम रवाना हो गए। चमोली पहुँचने के बाद हमने अपने मन से वो टारगेट हटा दिया था कि हमें हरिद्वार पहुँचना ही है। हमने मन में ठाना कि जहाँ तक हम पहुँचेंगे वहाँ तक हम जाएंगे और नाइट स्टे भी वहीं पर कर लेंगे। धीरे धीरे हम आगे आते गए। रुद्रप्रयाग से आगे निकलने के बाद हम धारी देवी मंदिर पहुँच चुके थे। धारी देवी मंदिर में भी हमने सोचा कि क्यों ना धारी देवी मंदिर में भी दर्शन करने जाया जाए। धारी देवी मंदिर की बहुत मान्यता है। माना जाता है कि धारी देवी ही वो देवी हैं जो चारों धाम की रक्षा करती हैं और जो 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी उस आपदा को भी धारी देवी मंदिर से ही जोड़ा गया था। माना जाता है कि 16 जून 2013 को जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी तो उस दिन धारी देवी मंदिर में मौजूद माता की प्रतिमा को अपने स्थान से हटाया गया था।
उस विषय में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा का क्या कारण रहा, लोगों की क्या मान्यता थी, उस विषय में वो वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धारी देवी माता के दर्शन हमने किए, वो एक्सपीरियंस हमारा बेहद शानदार था। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर को देखकर मन प्रसन्न हो गया। 1 घंटे का वक्त हमें धारी देवी मंदिर में लगा और हम वापस ऊपर आ गए। थोड़ा सा ट्रैक करके हमें धारी देवी मंदिर तक जाना होता है। वहाँ से निकलने के बाद हम श्रीनगर पहुँच चुके थे। श्रीनगर में बेहद गर्मी थी। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। शाम हो चुकी थी श्रीनगर में ही, शाम के 5 के आसपास बज चुके थे। फिर हमने बाइक तेजी से आगे बढ़ाई और देवप्रयाग तक पहुंच चुके थे। देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। हमारी पूरी ग्रुप का यही अब फंडा रहता है कि हम रात में बाइक राइड नहीं करेंगे, चाहे रात के 8 ही क्यों ना बजे हो, चाहे रात के 12 क्यों ना बजे हो, हम रात में बाइक राइड नहीं करना चाहते थे। हमने देवप्रयाग में ही ओयो का एक होटल ऑन द स्पॉट ही होटल में खड़े होकर बुक किया। रूम का टैरिफ पड़ा 700 रुपए। 4 लोगों को रुकने की परमिशन उन्होंने दे दी थी। वैसे ओयो में 3 ही लोगों को रुकने की परमिशन मिलती है, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट हम 4 लोग एक ही रूम में स्टे के लिए हमें परमिशन मिल गई थी। उसी होटल में खाना भी हमने खाया था। डिनर बहुत शानदार था। ये जो फोटो देख रहे हैं ये उसी होटल के हैं जो देवप्रयाग में स्थित था। 4 रात का हम स्टे ले चुके थे, एक नंदप्रयाग, 2 रात बद्रीनाथ और चौथी रात हमारी देवप्रयाग में स्टे हो रहा था। देवप्रयाग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उठे, 30 तारीख हो चुकी थी और उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिवरात्रि के दिन हम देवप्रयाग में मौजूद थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे, बाहर निकले, बाइक स्टार्ट की, बाइक लेकर चले तो अचानक हमने देखा कि मेरी बाइक के साइड स्टैंड की स्प्रिंग ही निकल के गायब हो चुकी है। अब वो भी एक समस्या आ चुकी थी। स्टैंड को जैसे तैसे रस्सी के सहारे हमने रोक लिया था। थोड़ा आगे जाने के बाद मैकेनिक की शॉप पे गए, वो स्प्रिंग डलाई, उसके बाद हम आगे बढ़ पाए। ये सब प्रोसेस ही हमारा आधा घंटा इसमें से ज़्यादा इसमें वेस्ट हो चुका था। आगे की ओर निकलते गए, हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमने हर की पौड़ी पर बाइक पार्किंग में लगाने के बाद स्नान किया, गंगा जल लिया और वापस मेरठ की ओर रवाना हो गए थे। एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। और सावन के महीने में शिवरात्रि के टाइम पर जो बाइक चलाने का एक्सपीरियंस होता है 4 धाम यात्रा में, हरिद्वार ऋषिकेश में, बेहद गजब होता है, बेहद शानदार होता है। आप में से कितने लोग बाइक से 4 धाम यात्रा पर जा चुके हैं सावन के महीने में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपकी यात्रा ही रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।